वेलकम टू साइंस मेड इजी विद आस्था। आई होप आप सब अपने अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है हमको। अगर चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वायरस क्या है, वायरस के करेक्टर्स क्या है, लिविंग करेक्टर्स क्या है, नॉन लिविंग करेक्टर्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है वायरस की, और वायरस के कितने टाइप्स होते हैं, और साथ में वायरस के यूजेस भी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके। So, viruses are microscopic, obligate parasites, non-cellular, न्यूक्लियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। वायरसेस क्या है? माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप और समटाइम्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत होती है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, नॉन सेलुलर यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर काउंट नहीं करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। न्यूक्लियर प्रोटीन मॉलिक्यूल, इनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स है? न्यूक्लियर प्रोटीन मॉलिक्यूल। दे डू रिप्रोडक्शन इन लिविंग सेल। ओके, दे दे डू रिप्रोडक्शन इन लिविंग सेल यानी कि जब भी ये किसी लिविंग सेल के अंदर घुसते हैं, उस बॉडी में एंटर करते हैं, लिविंग सेल में एंटर करते, कोई भी लाइफ सेल हो उसमें एंटर करते हैं, वहीं पे ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर बॉडी के बाहर होंगे, लाइफ सेल के बाहर होंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में पड़े होंगे, तो ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। ओके, एक लाइन है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक लिंक है, कड़ी है। वायरस निर्जीव और सजीव के बीच की एक कड़ी है, यानी कि ये लिविंग और नॉन लिविंग को आपस में लिंक करते हैं। क्योंकि जो वायरसेस होते हैं ये समटाइम्स नॉन लिविंग के जैसे बिहेव करते हैं एंड समटाइम्स ये लिविंग के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, लाइफ सेल के जैसे बिहेव करते हैं, समटाइम्स ये नॉन लिविंग सेल के जैसे बिहेव करते हैं। तो ये इनमें ना ही प्रॉपर करेक्टर्स लिविंग सेल के हैं और ना ही पूरे प्रॉपर करेक्टर्स नॉन लिविंग सेल के हैं। तो इनको क्या कहते हैं कि वायरसेस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है, लिंक यानी कि कड़ी है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि करेक्टर्स ऑफ लिविंग सेल्स इन वायरस, यानी कि वायरस के अंदर लिविंग सेल्स के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, ये चीज़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वायरस में नॉन लिविंग सेल के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ओके। सो करेक्टर्स ऑफ लिविंग सेल, करेक्टर्स ऑफ लिविंग सेल इन वायरस, क्या करेक्टर्स हैं? प्रेजेंस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए एंड डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि इन वायरस की बॉडी में, इस मॉलिक्यूल में क्या होता है? या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए या डीएनए में से एक मॉलिक्यूल वहाँ पर प्रेजेंस होता है। और हाँ, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो यहाँ पे शुगर है, राइबोज शुगर, और यहाँ पे भी राइबो शुगर है, राइबो शुगर, बट वो डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, वहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स प्रेजेंट होंगे। तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमें ध्यान रखना है। फिर दूसरा करेक्टर है इनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर गुणन, यानी कि वायरस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि बॉडी ये हमेशा इस टाइप की कैपेसिटी हमेशा बॉडी के या लाइफ सेल के अंदर ही रखते हैं, लाइफ सेल के बाहर ये इस तरीके का डिवीजन नहीं कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा करेक्टर्स ऑफ नॉन लिविंग सेल्स इन वायरस, यानी कि नॉन लिविंग सेल के क्या क्या करेक्टर्स हैं वायरस में। फर्स्ट करेक्टर है एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनरीज। वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है, और ना ही सेल ऑर्गेनलीज हैं। सेल ऑर्गेनलीज यानी कि कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, ये न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। वायरस एक तरीके से एक प्रोटीन का कोट है, उस कोट के अंदर क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, एक न्यूक्लिक एसिड है, वो कोई भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ये वायरस पर डिपेंड करता है। तो बस सिर्फ इतना ही है वायरस। ठीक है, तो उसमें कोई भी हमारा ना ही सेल ऑर्गेनली है और ना ही प्रोटोप्लाज्म है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा, यानी कि वायरस के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ना ही उसमें रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन, जितनी भी हमारी फिजियोलॉजी है,
कोई भी एक्टिविटी उसके अंदर नहीं होती, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टर शो करता है कि हमारे जो वायरस है वो नॉन लिविंग है, क्योंकि जब हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तब हमने वहाँ पर पढ़ा था, अगर आपको ध्यान नहीं है तो वीडियो चेक कर सकते हैं आप लोग, वहाँ पर हम लोग ने पढ़ा था कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है बायोलॉजिकल एक्टिविटी होना, बट वायरस में वो एब्सेंट है। कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। वायरस अगर बॉडी के बाहर है, यानी कि लाइफ सेल के बाहर ऐसी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में है, तो वहाँ पे उसको एक क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको सेव करके रखा जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन ओनली इन लिविंग सेल, ठीक है, या ओनली इन लाइफ सेल। वायरस हमेशा अपने मल्टीप्लिकेशन, अपना रिप्रोडक्शन एक लाइफ सेल के अंदर ही करता है, लाइफ सेल के बाहर ये कुछ भी नहीं करता, ठीक। हाँ, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जीवित पोषी यानी कि लाइव होस्ट के बाहर ये निर्जीव पदार्थों के भांति व्यवहार करता है, परंतु पोषी यानी कि होस्ट सेल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे रिप्रोडक्शन करने लगता है, ठीक है। वही बात लिखी हुई है। हम मान लीजिए ये हमारा कोई वायरस है, ठीक है। वायरस यहाँ इन्वायरमेंट में, यहाँ हवा, पानी, धूप सब कुछ है, यहाँ पे ये वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही ये किसी लाइव सेल के अंदर जाता है, जैसे ही ये किसी लाइव सेल के अंदर जाता है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे बिहेव करने लगता है, ठीक। यहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन करने लगता है, अपने कॉपीज़ बनाने लगता है, जिससे कि कोई भी चीज़ इन्फेक्टेड हो जाती है वायरस के थ्रू, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही था कि जो वायरस होता है ये इन्वायरमेंट में रहता है, बॉडी के बाहर रहता है, लाइव सेल के बाहर रहता है, तो नॉन लिविंग के जैसे बिहेव करता है। और जैसे ही ये किसी बॉडी के अंदर जाता है या लाइफ सेल से कनेक्ट करता है, प्रोटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है, ये कैसा हो जाता है, लाइफ हो जाता है, ज़िंदा हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। लेकिन फिर भी इसमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, ओके। फिर अगला टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, यानी कि वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अभी थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग को ऊपर पता चल ही गया है, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। सिंपल वायरस कंसिस्ट ऑफ बेसिक टू कंपोनेंट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड। सिंपल वायरस में क्या क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड, वही एक चीज़, यानी कि मोस्टली स्फेरिकल होते हैं, अलग अलग शेप और साइजेस में होते हैं, ठीक है। तो बाहर एक प्रोटीन कोड और अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटर कवरिंग इज कैप्सिड इन विच मैनी कैप्सोमर्स आर प्रेजेंट। और कैप्सोमर्स क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैप्सोमर्स क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन की यूनिट्स वो होती है, जो कि उस आउटर जो कवर है या कैप्सिड है उसमें वो अटैच होता है। इनका साइज़ क्या है, 10 to 500 माइक्रो 10 to 500 मिली माइक्रॉन। इनका साइज़ कितना होता है, 10 से 500 मिली माइक्रॉन तक इनका साइज़ होता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा, वायरस इज़ ओनली वन न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए। वायरस के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो डीएनए या फिर आरएनए। ऐसा नहीं होगा कि एक ही मॉलिक्यूल में या एक ही वायरस में डीएनए भी हो और आरएनए भी हो, नहीं, डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड मेक ओनली 6% पार्ट एंड प्रोटीन कवर मेक्स 94% पार्ट। यानी कि न्यूक्लिक एसिड कितना पार्ट बनाता है किसी भी वायरस का, 6% पार्ट बनाता है। और प्रोटीन कवर कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 94% पार्ट। यानी कि वायरस में मैक्सिमम क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन कवर होता है, और 6% जो पार्ट है वो सिर्फ हमारा न्यूक्लिक एसिड का होता है। अब वायरस के टाइप्स क्या क्या हैं, वायरस मेनली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेजेस। प्लांट वायरस वो वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल वायरस वो वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, या उनका जो सर्वाइवल है वो बैक्टीरिया पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्लांट वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, ये हमें ध्यान रखना है, आरएनए। एनिमल वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, हमारे डीएनए और समटाइम्स आरएनए। अच्छा, प्लांट वायरस के एग्जाम्पल है हमारे टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, और वाईएमवी, येलो मोज़ेक वायरस। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस वायरस के कारण मतलब वायरसेस के कारण जो क्रॉप्स होती है उनमें क्या क्या डिसीजेस होती है, तो उन वहाँ पे हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो टीएमवी, वाईएमवी।
एनिमल वायरस है हमारे, एनिमल वायरसेस में हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए या फिर आरएनए। और ये कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके? मम्स वायरस, एचआईवी वायरस जिसके कारण एड्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट महाशय, इनको तो भूला ही नहीं जा सकता, कोरोना वायरस। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेजेस क्या है? ओनली डिपेंडेंट ऑन बैक्टीरिया, यानी कि ये पूरी तरीके से जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती और वो वायरस और बैक्टीरिया को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, बट नहीं, वायरस अलग है और बैक्टीरिया अलग है। वायरस नॉन सेल्यूलर है, बल्कि बैक्टीरिया एक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है, ठीक है, बट जो हमारा बैक्टीरिया ये प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो बैक्टीरियोफेजेस जो वायरस होते हैं ये क्या करते हैं? पूरी तरीके से बैक्टीरिया पर डिपेंडेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड इनका कैसा होता है? डीएनए, यानी कि डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और एग्जाम्पल क्या है? T2 फेज, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। उप्स, ये इसका ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। इस तरीके का बैक्टीरियोफेज होता है। इसमें ये इसका कैप्सिड है, यानी कि प्रोटीन कवर है आउटर वाला। फिर इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? डीएनए, ठीक है। ये इसका कॉलर है, शीथ, टेल, बेसल प्लेट एंड टेल फाइबर, ये सारे इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये हमारा कौन सा डायग्राम है? बैक्टीरियोफेज का। हम वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के वायरसेस थे हमारे, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेजेस। फिर अच्छा, इनका यूज़ क्या होता है? इन वायरसेस, देखिए नॉर्मली वायरसेस का नाम सुनते ही हमें खौफ आता है कि वायरस मतलब बीमारी, लेकिन कई बार ये जो वायरस होते हैं ये हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, हमारे फ़ायदे का काम भी करते हैं। जैसे कि एक वायरस है एक है हमारा पहला, इसका यूज़ क्या है? साइनोफेज, यानी कि साइनोफाइटा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो साइनोफेजेस क्या करते हैं? जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनमें डिसीज़ कॉज करते हैं और उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लाइक जब भी कभी उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है साइनोबैक्टीरियाज़ का, तो हम लोग साइनोफेजेस का यूज़ करके उनको वहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। फिर अगला है हमारा इन किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया वी यूज़ बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का हम लोग यूज़ क्या करते हैं? बैक्टीरिया को ख़त्म करने में। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि बैक्टीरियोफेज पूरी तरीके से बैक्टीरिया पर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो डिपेंडेंट मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे उसी के उस करेक्टर का हमने यहाँ पे एक यूज़ कर लिया है। वो ये है कि जब भी हमें किसी भी हार्मफुल बैक्टीरिया को मारना होता है, ख़त्म करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरियोफेज का यूज़ करके उसे ख़त्म कर लेते हैं। गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण ही यह पानी कभी सड़ता नहीं है। अच्छा, गंगा का पानी अपने इंडिया में बहुत प्योर माना जाता है, ठीक है। गंगा रिवर, इसकी बहुत मान्यता है और इसके पानी की भी बहुत वैल्यू है। इवन लोग इसको स्टोर करके अपने घरों पे रखे रहते हैं कई कई सालों तक, और उतने सालों तक रखने के बाद भी वो पानी कभी सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि गंगा के पानी में नेचुरली पहले से ही, गंगोत्री से ही कुछ वायरसेस आते हैं जिनका नाम है बैक्टीरियोफेज। जो गंगा के पानी में अगर कोई बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहा है या कोई बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो उसको ख़त्म करने का काम करते हैं, उसे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो गंगा के पानी में भी बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है, जिसकी वजह से गंगा का पानी कभी भी सड़ता नहीं है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन, जब भी कोई भी टेस्ट हो रहा है, बैक्टीरियल टेस्ट होता है, कोई भी डिसीज़ का टेस्ट हो रहा है, तो हमें उसमें पता करना पड़ता है कि बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा है, ठीक है। उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वायरस का यूज़ भी हम कर सकते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रेन पता करने में। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट का है हमारा रोज़ का एक इंस्पिरेशनल कोट होता है, वो यही है, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ उससे कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि कुछ हुआ है उसको आप इग्नोर कर दो तो बात अलग है, वरना जो भी पास्ट में हुआ है उससे कुछ ना कुछ सीखने लायक चीज़ होती है। तो ऑब्वियसली पास्ट में जो कुछ हुआ है उससे कुछ ना कुछ सीखिए, लिव फॉर टुडे, और आज के लिए जिए, मतलब आज के लिए लिव करिए, मतलब जीवित रहिए। लाइक कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास जो भी है उस पर खुश रहिए,
ठीक है, उसको अपनाइए, जो भी है, जो भी मौका आपको मिल रहा है उसे अचीव कीजिए, उसे ग्रैब कीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो छूट जाए, फिर बाद में क्या रहेगा, सिर्फ पछताने का काम रहेगा। एंड होप फॉर टुमारो, और हमेशा अपने आप में से ये होप कभी मत ख़त्म होने दीजिए कि कल कैसा होगा या कल बुरा होगा। हमेशा यही सोचिए, हमेशा यही होप कीजिए कि कल हमेशा आपका अच्छा होगा। जैसे आई एम होपिंग कि ये वीडियो मेरा बहुत वायरल होगा, बहुत लोगों के पास पहुंचेगा, बहुत सारे शेयर्स होंगे इसके, बहुत सारे कमेंट्स होंगे और बहुत सारे लाइक्स होंगे। आई होप ये भी सच हो। इसी तरीके से लर्न फ्रॉम यस्टरडे, कल जो हुआ उससे हमेशा सीखिए। लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है और आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।